जय हिंद प्यारे साथियों, मैं प्रवीण सर आपके अपने यूट्यूब चैनल पीके क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। यूपी टेट सीरीज को देखते हुए हिंदी और पर्यावरण के 30 प्रश्न जो आपको लगातार मिल रहे हैं और आगामी परीक्षा यूपी टेट 2, 3 और 4 जुलाई को है, जिसमें आप सबको हम हिंदी और पर्यावरण का टेस्ट सीरीज करवा रहे हैं। 30 प्रश्न है और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, जिसका पहला प्रश्न है आज। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने निबंधकार के रूप में किन्हें अंग्रेजी साहित्य के एडिशन की श्रेणी में रखा? फिर से सुनिएगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने निबंधकार के रूप में किन्हें अंग्रेजी साहित्य के एडिशन की श्रेणी में रखा? 31। ऑप्शन नंबर 1 जगदीश चंद्र माथुर, बी प्रेमचंद, सी बालकृष्ण भट्ट, डी प्रताप नारायण मिश्र। तो किसे रखा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बालकृष्ण भट्ट। किसे रखा गया है? बालकृष्ण भट्ट को। अगला प्रश्न है, कबीर ने मर्म किसे कहा? मर्म किसे कहा? 32। ऑप्शन नंबर 1 घाव, बी वेदना, सी हास्य, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग ध्यान से इसको देखिए और हल करने का प्रयास कीजिए। अब देखिए अगला प्रश्न है, कनक कनक ते सौगुनी माँ दक्ता अधिकाय, या खाए बैराय नर वा पाए बैराय। ठीक, प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो ध्यान दीजिएगा, जब एक ही शब्द 2 बार आए और उसका अर्थ अलग अलग हो तो वहां पर यमक अलंकार होता है। कौन सा अलंकार होता है? यमक अलंकार। ठीक, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा में नव जागरण के अग्रदूत, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। हिंदी भाषा में नव जागरण के अग्रदूत किसे कहा जाता है? किसे माना जाता है? भारतेंद्र हरिश्चंद्र, जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद या महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो किसे कहा जाता है? आपका ऑप्शन सही होगा भारतेंद्र हरिश्चंद्र। किसे कहा जाता है? भारतेंद्र हरिश्चंद्र। फिर अगला प्रश्न है, उल्टे पांव लौटना का अर्थ होगा। उल्टे पांव लौटना का अर्थ होगा। ठीक, ऑप्शन नंबर 1 तेजी से चलना, बी रुक रुक कर चलना, सी जल्दबाजी दिखाना, डी जो पास ना आना। तो ये आपका मुहावरा है उल्टे पांव चलना, जिसका अर्थ होगा जल्दबाजी दिखाना, अर्थात वापस लौटना। ठीक, ऑप्शन नंबर सी। बहुत ही अच्छे प्रश्न है। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा तत्सम है? अर्थात आपको संस्कृत शब्द ढूंढने हैं, कौन सा इसमें तत्सम है? ऑप्शन ए विवाह, बी सींग, सी डंडा और डी छेद। तो कौन सा तत्सम है? तो तत्सम आपका इसमें है विवाह। कौन सा है तत्सम? विवाह। ठीक, ऑप्शन नंबर ए सही है। फिर अगला प्रश्न है, सरकार कौन सा लिंग है? बहुत अच्छा प्रश्न है, सरकार कौन सा लिंग है? तो ए स्त्रीलिंग, बी पुल्लिंग, सी उभयलिंग और डी इनमें से कोई नहीं। तो सरकार जो है आपका स्त्रीलिंग है। सरकार कैसा लिंग है? स्त्रीलिंग है। ठीक है, उभय लिंग में 3 ही शब्द आते हैं, जो है पावन, विनय और सहाय। ठीक है, पावन, विनय और सहाय, ये 3 शब्द हैं जो आपके उभय लिंग में आएंगे, पावन, विनय और सहाय। ठीक, लिंग से 100% एक प्रश्न आएगा। अगला प्रश्न है जो परिणाम बोधक विशेषण है। ठीक है, 38 है, जो है परिणाम बोधक विशेषण है। 10 मीटर, बहुत, चौगुना, ऐसा आदमी नहीं देखा। तो परिणाम बोधक में कौन हो जाएगा आपका? यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बहुत। कौन है? बहुत। ठीक, बहुत क्या है? परिणाम बोधक है। अगला प्रश्न हो जाए है आपका स्वजाति का विलोम। स्वजाति का विलोम। ठीक, अजाति, उजाति, सुजाति या विजाति। तो स्वजाति का विलोम क्या हो जाएगा? विजाति। स्वजाति का विलोम विजाति। स्वजाति का विलोम क्या हो जाएगा? विजाति। ठीक, अगला प्रश्न है फिर आपका कि निम्नलिखित पद्यांश का सावधानी पूर्वक अध्ययन कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, कह रहा है, त्रिमीण तारुण महिर बरसो, ज्योति के कर अंधकारागार का सजग परसो, खो गया जीवन हमारा अंधता से गत सहारा, गात के संप्रात पर उत्थान देकर प्राण बरसो, चित्तप्रतर हो गात हमारी, खुले प्रतिकली कुसुम क्यारी, सहज सौरभ से समीकरण पर सहस्त्रों किरण हर्षो। ठीक, तो यहाँ देखिए प्रस्तुत पद्यांश में संपात शब्द का प्रयोग किस अर्थ में किया गया है?
बहुत अच्छा प्रश्न है। प्रस्तुत पद्यांश में संपात शब्द का प्रयोग किस अर्थ में किया गया है? तो संपात शब्द का प्रयोग जो है ऑप्शन नंबर 1 पतन, विकास, बगीचा या राब्ता। तो कौन सा है इसमें से? पतन। कौन हो जाएगा? पतन। ठीक। फिर अगला प्रश्न है, कवि ने प्रस्तुत पद्यांश में किसकी वंदना की है? तो कवि ने प्रस्तुत पद्यांश में सूर्य की वंदना की है। किसकी वंदना की है? सूर्य की। ठीक। तो 41 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 41 का ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। फिर अब 42 में है, निम्न में से शुद्ध वाक्य है। निम्न में से शुद्ध वाक्य है 42। ऑप्शन नंबर 1 आकाश से यह समाचार, आकाशवाणी से यह समाचार कहा गया। बी है आकाशवाणी से यह समाचार प्रसारित किया गया। बस यही है, क्योंकि समाचार प्रसारित किया जाता है और आकाशवाणी से यह समाचार प्रसारित किया गया। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, ऐसी अविवाहिता नारी जो किसी पुरुष से अनुरक्त हो। बहुत अच्छा प्रश्न है 43। ऐसी अविवाहिता नारी जो किसी पुरुष से अनुरक्त हो, उसे हम क्या कहेंगे? अनूढ़ा, ऊढ़ा, प्रगल्भा और खंडिता। तो उसे हम क्या कहेंगे? अनूढ़ा। क्या कहेंगे उसे? अनूढ़ा। ठीक। फिर अगला प्रश्न है, ऐसी युक्त जो परंपरागत हो। ऐसी युक्ति जो परंपरागत हो। ऑप्शन ए जन श्रुति, अनुश्रुति, प्रवाद या लोक कथा। तो कौन हो जाएगा? अनुश्रुति। ऐसी युक्त जो परंपरागत हो उसे क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे, ये हमने गलत लगा दिया, उसे कहेंगे अनुश्रुति। क्या कहेंगे? अनुश्रुति। ठीक। ऑप्शन बी। फिर अगला प्रश्न है, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि नहीं है। विज्ञान के युग ने समय की महत्व बढ़ा दिया है। विज्ञान के युग ने समय की महत्व बढ़ा दिया है। ठीक। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 है विज्ञान, बी है समय की महत्व, सी है युग ने, डी है बहुत बढ़ा दिया। तो 45 का क्या हो जाएगा कि दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात कीजिए जिसमें कोई त्रुटि हो। तो विज्ञान के युग ने समय की महत्व को, समय के महत्व को, की नहीं, समय के महत्व को, तो यहाँ पर समय जो है वो पुल्लिंग है, उसके साथ के होना चाहिए, तो बी इसका सही हो जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए जिसका कोई आधार ना हो। उसे हम क्या कहेंगे? मूसलाधार, मूलाधार, साधार या निराधार। तो 46 का क्या हो जाएगा? निराधार। ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। माखन चोर, मक्खन चोर, मखान चोर या माखन चोर। तो इसको तो सब जानते हैं। 47 का क्या हो जाएगा? डी, माखन चोर। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो हरी झंडी दिखाना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। हरी झंडी दिखाना 48। तो हरी झंडी दिखाना मुहावरे का अर्थ हरियाली होने का संकेत होना, पीछे चलने का संकेत देना, आगे बढ़ने का संकेत देना, पीछे होने का संकेत देना। तो हरी झंडी दिखाना क्या होता है? तो हरी झंडी दिखाना आगे बढ़ने का संकेत देना है। हरी झंडी दिखाना आगे बढ़ने का संकेत देना है। अगला प्रश्न है, दिए गए शब्द का विलोम चुने। निशा, निशा का विलोम। ऑप्शन नंबर 1 दिशा, दशा, दीवा या दवा। तो क्या हो जाएगा? निशा। निशा मीन्स क्या होता है? रात। निशा मीन्स क्या होता है? रात। तो रात का विलोम क्या हो जाएगा? दीवा या दिन। तो रात का विलोम यहाँ दीवा। ऑप्शन नंबर सी। ठीक। फिर अगला प्रश्न है, दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। व्यवधान, व्यवधान का पर्यायवाची, व्यवधान का पर्यायवाची क्या होगा? बाधा, प्रीत, भ्रमण या मिलन। तो क्या हो जाएगा? बाधा। व्यवधान का पर्यायवाची बाधा, या फिर क्या होगा? ठीक, बिंद या रुकावट या फिर अड़चन। ठीक, कुछ भी हो सकता है। तो दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि हो। तो कह रहा है, समूहों के लोगों की आपसी मेल मिलाप के तौर तरीकों का जटिल स्वरूप ही समाज है। समूहों के लोगों की आपसी मेल मिलाप के तौर तरीकों का जटिल स्वरूप ही समाज है। तो इसका क्या हो जाएगा? तो समूहों के लोगों की, तो समूहों के लोगों की नहीं, समूहों को, इसमें क्या होगा सही? तो 51 का आपका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी। इसमें ये त्रुटि है, इसमें क्या है? ये त्रुटि है। ठीक है। होना क्या चाहिए यहाँ पर? समूहों को समूह में बदल देंगे, मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा? समूहों को समूह में बदलेंगे, मतलब क्या हो जाएगा? समूह के लोगों की, समूहों के लोगों की नहीं, समूह के लोगों की आपसी मेल मिलाप के तौर तरीके का जटिल स्वरूप ही समाज है। 52 है, दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। तो यहाँ पर्यायवाची क्या है? अवगुण। अवगुण का पर्यायवाची द्वेष, गुण, प्रेम
या दोष। तो अवगुण का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? दोष। दोष क्या हो जाएगा? दोष। दोष मीन्स कमी, खराबी, खामी, विकार। ठीक। अगला प्रश्न यहाँ पे है, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। बहुत अच्छा प्रश्न है। कह रहा है कि इस जो रेखांकित शब्द है उसको किसके द्वारा आप हटा सकते हैं? तो कह रहा है शीतल वायु चल रही है। तो शीतल मीन्स क्या होता है? आप लोग बताइए। सुरभि, अनल, सुगंधित या ठंडी? तो शीतल मीन्स क्या होता है? ठंडी। शीतल मीन्स क्या होता है? ठंडी। ठीक। फिर अगला प्रश्न है, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। बाहर लकड़ी के खाली स्थान पड़े हुए हैं। तो लकड़ी का क्या पड़ा रहता है? समूह, झुंड, गट्ठर या मलबे? तो क्या होता है? गट्ठर। बाहर लकड़ी के गट्ठे पड़े हुए हैं। अगला प्रश्न है, बालक भाषा की शुद्धता समझ सके इसके लिए उन्हें डॉट 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 का ज्ञान कराना आवश्यक है। ठीक। 55। बालक भाषा की शुद्धता को समझ सके इसके लिए उन्हें ऑप्शन नंबर 1 काव्य, बी गाने का, सी व्याकरण, डी किसी का नहीं। तो इसके लिए उन्हें व्याकरण, किसके लिए? व्याकरण का ज्ञान कराना आवश्यक है। फिर है 56, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो त्रिशंकु होना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। 56, त्रिशंकु होना। त्रिशंकु होने का मतलब क्या होता है? आधार में लटकना, सब जगह रहने वाला, इधर उधर होना या संकाल होना। तो त्रिशंकु का मतलब होता है आधार में लटकना, आधार में लटकना। ठीक। फिर अगला है, निम्नलिखित गद्यांशों को पढ़कर उनसे संबंधित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब गद्यांश क्या है? गद्यांश में है, परिश्रम की सफलता की कुंजी माना गया है। जीवन में सफलता पुरुषार्थ से ही प्राप्त होती है। कहा भी है उद्योगी पुरुष सिंह को लक्ष्मी वरण करती हैं। जो भाग्यवादी हैं उन्हें कुछ नहीं मिलता, वे हाथ हाथ पर हाथ धरे रह जाते हैं। अवसर उनके सामने से निकल जाता है। भाग्य कठिन परिश्रम का ही दूसरा नाम है। ठीक। प्रकृति को ही देखिए, सारे जड़ चेतना अपने कार्य में लगे रहते हैं। चींटी को भी पल भर चैन नहीं। मधुमक्खी जाने कितनी लंबी यात्रा कर बूंद बूंद मध जुटाती है। मुर्गे को सुबह बांग लगानी ही है। फिर मनुष्य को बुद्धि मिली है, विवेक मिला है, वह निठल्ला बैठे तो सफलता की कामना करना व्यर्थ है। विश्व में जो देश आगे बढ़े हैं उनकी सफलता का रहस्य कठिन परिश्रम ही है। जापान को दूसरे विश्व युद्ध में मिट्टी में मिला दिया गया था। उसकी अर्थव्यवस्था छिन्न भिन्न हो गई थी। दिन रात जी तोड़ श्रम करके वह पुनः विश्व का प्रमुख औद्योगिक देश बन गया। चीन को शोषण से मुक्त भारत से देर में मिली, वह भी श्रम के बल पर आज भारत से आगे निकल गया। जर्मनी ने भी युद्ध की विभीषिकाएं झेली, पर श्रम के बल पर संभल गया। ठीक, संभल गया। अब इससे आपको क्वेश्चन है, कह रहा है 57, उपयुक्त शीर्षक दीजिए। मतलब इसमें कौन सा उपयुक्त शीर्षक होगा? किसके बारे में यहाँ पर वर्णन किया गया है? सफलता की कुंजी, या सफलता और परिश्रम, या गतिमान रहो, या परिश्रम सफलता का आधार है। तो 57 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक। इसमें कहा जा रहा है परिश्रम सफलता का आधार है। ठीक। फिर अगला प्रश्न है, हाथ पर हाथ धरना का आशय है निकम्मे बैठना, आलसी होना, आराम करना, या भाग्यवादी होना। 58, हाथ पर हाथ धरना का आशय है निकम्मे बैठना। क्या आशय है? निकम्मे ठीक बैठना। हाथ पर हाथ रखना का मतलब निकम्मे ठीक बैठना। अगला प्रश्न है, छिन्न भिन्न में कौन सा समास है? 59, छिन्न भिन्न में कौन सा समास है? तो छिन्न भिन्न में अव्ययी भाव समास है। कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास है। ठीक है, क्योंकि छिन्न यहाँ पे अव्यय है। क्या है? अव्यय है। अगला प्रश्न है, लक्ष्मी किसके पास आती हैं? 60। और हिंदी का लास्ट, लक्ष्मी किसके पास आती हैं? सिंह के पास, बहादुर के पास, उद्योगपति के पास, या परिश्रमी के पास? तो इस पद्यांश को पढ़ने पे आपको लगेगा कि लक्ष्मी हमेशा परिश्रमी के पास आती हैं। किसके पास आती हैं? ठीक, परिश्रमी के पास आती हैं। अगला प्रश्न है आपका, अब पर्यावरण से। हिंदी के ये 30 प्रश्न थे, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे। अब पर्यावरण से भी 30 प्रश्न हैं। अब बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पर्यावरण से भी हैं, जिसका पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या जम्मू कश्मीर में स्थित है? बहुत अच्छा है। कह रहा है कौन है जो जम्मू कश्मीर में स्थित है? ध्यान से देखिएगा। जो है पाखल वन्य जीव अभ्यारण्य, बाल पक्रमो राष्ट्रीय उद्यान, दाची ग्राम राष्ट्रीय उद्यान, या जलदापाड़ा राष्ट्रीय उद्यान।
ठीक। तो यहाँ पर जो जम्मू कश्मीर से संबंधित है या स्थित है उसमें कौन सा हो जाएगा, दाची ग्राम। कौन हो जाएगा, दाची ग्राम राष्ट्रीय उद्यान। बहुत अच्छा है। दाची ग्राम राष्ट्रीय उद्यान कश्मीरी हिरन के लिए प्रसिद्ध है। और जो आपका बाल प्रक्रम है, जो बाल पक्रम है, ये राष्ट्रीय उद्यान में मेघालय में है। कहाँ पे है, मेघालय में है। ठीक है। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में है, जिसका पुराना नाम हेली नेशनल पार्क है। ठीक। देश में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। देश में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। ठीक है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में है। मानस राष्ट्रीय उद्यान असम में है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में है। रणथंभौर जो है राजस्थान में है। चिल्का अभ्यारण्य जो है वो उड़ीसा में है। और पाखल वन्य जीव अभ्यारण्य आपका तेलंगाना में है। और जो है पंचमढ़ी अभ्यारण्य मध्य प्रदेश में है। ठीक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है। बहुत अच्छा प्रश्न है। कह रहा कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है। ठीक है। जो ताप्ती, गोदावरी, महानदी या फिर कृष्णा। ठीक। तो कौन सी ऐसी नदी है जो अरब सागर में गिरती है। तो इसमें नदी कौन सी हो जाएगी आपकी, ताप्ती। ठीक। जो ताप्ती नदी आपकी अरब सागर में गिरती है। ताप्ती नदी कहाँ पे है, तो ये गुजरात का सूरत शहर ताप्ती नदी के किनारे है। ठीक है। अरब सागर में गिरने वाली सबसे लंबी नदी नर्मदा नदी है। कौन सी नदी है, नर्मदा नदी। मतलब अरब सागर में कितनी गिरने वाली हो गई, एक नर्मदा और दूसरी ताप्ती। ठीक है। जो ताप्ती नदी है वो आपका महादेव पहाड़ से लगे हुए बैतूल पठार सतपुड़ा से निकलकर सूरत के समीप खंबाट की खाड़ी में गिरती है। ठीक। एकदम क्लियर हो गया। अगला प्रश्न है, अभी इसके बारे में ऊपर ही बता दिए थे, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। आप लोग इसको कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा। अगला प्रश्न है 124, बृहदांत। बृहदांत मतलब हो गया लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक। बड़ी आंत। कह रहा है किसके शोषित करता है, किसे शोषित करता है, मतलब किसका एब्जॉर्प्शन करता है। तो ऑप्शन नंबर 1 पानी, बी प्रोटीन, सी कार्बोहाइड्रेट, डी वसा। तो लार्ज इंटेस्टाइन हमेशा वाटर का एब्जॉर्प्शन करता है। ठीक। अब आगे प्रश्न सुनिए, सर्वाधिक समय तक भोजन छोटी आंत में रहता है। सर्वाधिक समय तक भोजन कहाँ रहता है, छोटी आंत में। और सुनिए, छोटी आंत में ही भोजन का पूर्ण पाचन हो जाता है। छोटी आंत में ही भोजन का पूर्ण पाचन हो जाता है। ठीक। छोटी आंत में सीलिया मतलब धागे नुमा संरचनाएं होती हैं, जिसे बिलाई कहते हैं, जो खाद्य पदार्थ के अवशोषण क्षेत्र को बढ़ाता है। खाद्य पदार्थ के अवशोषण क्षेत्र को बढ़ाता है। ठीक है। उसके अलावा लीवर में सुन लीजिए आप, लीवर मतलब यकृत, जिसे आप जिगर कहते हैं। तो लीवर जो है लार्जेस्ट ग्लैंड होती है। लीवर में जो है पित्त रस का निर्माण होता है, और पित्त रस का भंडारण जो है वो आपका पित्ताशय में होता है। ठीक है। पैंक्रियाज के बारे में, कि इसमें लैंगरहैंस की दीपिकाएं पाई जाती हैं, ये सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड होती है। और इसे मिस्ड ग्लैंड भी कहते हैं, क्योंकि इसमें एंजाइम और हार्मोन्स दोनों पाए जाते हैं। ठीक है। इसमें जो एंजाइम पाए जाती हैं वो आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस होते हैं, जिसे लैंगरहैंस की दीपिकाएं कहते हैं। वहाँ पर सेल पाई जाती हैं, अल्फा सेल, बीटा सेल और डेल्टा सेल। अल्फा सेल से ग्लूकागॉन, बीटा से इंसुलिन और डेल्टा से सोमैटोट्रोपिन हार्मोन्स निकलता है। ठीक। और उसके उसके अलावा अमाशय है। ठीक। अमाशय जिसको आप स्टमक कहते हैं। तो प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है, अमाशय में। कहाँ होता है, अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है, जहाँ पर वो एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है। एसिडिटी की समस्या होने पर हम वो लोगों को मिल्क ऑफ मैग्नीशियम जो है दिया जाता है, जिसे हम एंटा एसिड कहते हैं। ठीक। अब अगला प्रश्न है, एंटीबॉडी मुख्यतः एक पदार्थ है। एंटीबॉडी, बहुत अच्छा प्रश्न है। एंटीबॉडी मुख्यतः एक पदार्थ क्या है, प्रोटीन, कैल्शियम कार्बोनेट, कार्बोहाइड्रेट या फिर वसा। तो एंटीबॉडी क्या है, तो एंटीबॉडी प्रोटीन है। क्या है, प्रोटीन। अब देखिए, एंटीबॉडी मुख्यतः एक प्रोटीन है। ठीक है। सभी एंजाइम, कुछ हार्मोन्स जैसे इंसुलिन या थायरॉक्सिन आदि एंटीबॉडी एंटीजन फैक्टर आदि प्रोटीन्स होते हैं। ठीक है। प्रोटीन का नामकरण वर्जीलियस और मूलर ने किया था। प्रोटीन में नाइट्रोजन 16% होता है। प्रोटीन का निर्माण मतलब प्रोटीन किसके द्वारा बनता है, तो अमीनो अम्लों के मिलने से। तो एक अमीनो अम्ल जब दूसरे अमीनो अम्ल से मिलते हैं तो वहाँ पर एक बॉन्ड बनता है। उस बॉन्ड को हम पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, ठीक है, पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। अगला प्रश्न है, बाजार में उपलब्ध गर्भ निरोधक गोलियों में रहता है, क्या रहता है, शाकनाशी, प्रतिजैविक, स्टेरॉइड हार्मोन्स या अकार्बनिक यौगिक। तो बाजार में उपलब्ध गर्भ निरोधक गोलियों में स्टेरॉइड हार्मोन्स होते हैं। क्या होते हैं, स्टेरॉइड हार्मोन्स। ठीक है। यह गोलियां एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन
का बना होता है, मतलब एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन नामक हार्मोन्स का बना होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा रेशेदार प्रोटीन है? बहुत अच्छा प्रश्न है। कौन सा रेशेदार प्रोटीन है? हीमोग्लोबिन, एल्ब्यूमिन, क्रिएटिन या एंजाइम? तो कौन सा इसमें रेशेदार प्रोटीन है? ऑप्शन नंबर सी, ठीक, क्रिएटिन। कौन हो जाएगा? क्रिएटिन। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्रिएटिन। अब देखिए, क्रिएटिन जो होता है वो नाखून में, बाल में और सींग में यहाँ पाया जाता है। ठीक है, और गाय भैंस के खुर में, गाय भैंस मतलब जानवरों के खुर में, सींग में, यहाँ भी पाया जाता है। उसके अलावा आपका हीमोग्लोबिन क्या है? हीमोग्लोबिन रक्त में पाया जाता है, जिसके वजह से रक्त लाल रंग का होता है। ठीक, अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन सा हार्मोन्स युवा अवस्था के समय लड़कों में दिखाई देने वाली उपस्थिति में बदलाव लाता है? तो कौन सा हार्मोन्स है आपका? ऑप्शन नंबर एक, ठीक, टेस्टोस्टेरॉन, दूसरा है थायरॉक्सिन, तीसरा है पशु हार्मोन्स और चौथा है इंसुलिन। तो युवा अवस्था में जो आपको पुरुषों में बदलाव लाता है वो कौन है भैया? आपका टेस्टोस्टेरॉन्स। ठीक है, टेस्टोस्टेरॉन्स ये मनुष्यों वो नर में पाए जाते हैं। मादा में वो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स पाए जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है, अच्छा, इसमें अगर और जानकारी चाहिए तो आप इसमें ये भी बोल सकते हैं कि ये नरलिंगी हार्मोन्स है। ये एक प्रकार का स्टेरॉयड हार्मोन्स है। इसका स्रावण जो है लेडिक कोशिकाओं द्वारा, मतलब लेडिक सेल द्वारा होता है। ठीक, अगला है, श्वेत रक्त कणिकाएं कितने प्रकार की होती हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है। ये एक हिसाब से साइंस के लेवल का भी हो गया है। तो श्वेत रक्त कणिकाएं कितने प्रकार की होती हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है। श्वेत रक्त कणिकाएं कितने प्रकार की होती हैं? 129। ठीक है, तो 3, 4, 5 या 6। तो श्वेत रक्त कणिकाएं कितने प्रकार की हैं? 3, 4, 5 या 6? 129। तो आप लोग बताइएगा कितने प्रकार की होती हैं? तो 5 प्रकार की। अब कौन कौन होती हैं? तो नंबर 1 इओसिनोफिल्स, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइड और मोनोसाइड। ठीक है, फिर से सुनिए, इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, लिम्फोसाइड और मोनोसाइड। ठीक है, मोनोसाइड सक्रिय भक्षण एवं भक्षकाणु क्रिया संपन्न करता है। बेसोफिल में हिपैरिन, हिस्टामिन एवं सीरोटोनिन नामक पदार्थ होते हैं। ठीक, हिपैरिन रुधिर को जमने नहीं देता है। कहाँ नहीं जमने देता है? हमारे शरीर के अंदर। ठीक है, अगला है, फिर अगला प्रश्न है यहाँ पर आपका, निम्नलिखित में कौन से राज्य में विधान परिषद नहीं है? बहुत अच्छा प्रश्न है। कौन से राज्य में विधान परिषद नहीं है? तेलंगाना, कर्नाटक, महाराष्ट्र और केरल। तो भैया विधान परिषद कहाँ नहीं है? तो केरल में नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। केरल में विधान परिषद नहीं है। वर्तमान में 6 राज्यों में विधान परिषद विद्यमान है, जिसमें उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। ठीक है, चलें आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न में, जल एवं खनिज संवहन ऊतक जाइलम पादप के किस अंग से में उपस्थित होता है? बहुत अच्छा प्रश्न है। जल एवं खनिज संवहन ऊतक, बहुत अच्छा प्रश्न है। कहाँ पाया जाता है? जड़ में, तने में, पत्ती में? तो भैया ये हर जगह पाए जाते हैं। ये जो है आपके हर जगह पाए जाते हैं। ठीक है, तो जल एवं खनिज संवहन ऊतक कौन है? जाइलम है। अगर पूछा जाए कि पेड़ में जलों का संवहन कौन करता है? तो जाइलम। खनिज पदार्थ का संवहन कौन करता है? जाइलम। ठीक है, फिर अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान यूरेनियम के खनन के लिए प्रसिद्ध है? बहुत अच्छा प्रश्न है। कौन सा स्थान यूरेनियम के खनन के लिए प्रसिद्ध है? रानीगंज, कोरबा, जादूगोड़ा या पन्ना? 132। तो कौन सा है इसमें से? तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यूरेनियम के लिए, जादूगोड़ा। कौन है? जादूगोड़ा। ठीक, ऑप्शन नंबर सी, जादूगोड़ा। कौन हो जाएगा? जादूगोड़ा। जादूगोड़ा स्थान यूरेनियम के खनन के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, और जो पन्ना है ये हीरा के लिए प्रसिद्ध है। पन्ना किसके लिए प्रसिद्ध है? हीरा के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, और रानीगंज, झरिया, बोकारो 3 होते हैं। ध्यान से सुनिएगा, रानीगंज, झरिया और बोकारो ये कोयला के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? कोयला के लिए। ठीक, फिर अगला प्रश्न है, भूरा लाल गैस, भूरा लाल गैस जो है कौन है? आयोडीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या फ्लोरीन? तो भूरा लाल गैस आपका ब्रोमीन होता है। और ब्रोमीन एक ऐसा तत्व है, मतलब जो अधातु है और द्रव अवस्था में रहता है। ठीक, मतलब ब्रोमीन एकमात्र द्रव अधातु है जो हैलोजन परिवार का है। हैलोजन परिवार को ग्रुप नंबर 17 में रखा गया है, जिसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टीटीन आता है। फ्लोरीन जो है वो पीला रंग होता है। फ्लोरीन गैस है। फ्लोरीन क्या है? गैस है। ठीक,
फ्लोरीन गैस है। थोड़ा सा यहाँ पे आप लोग सही कीजिएगा कि ये भूरा लाल जो जो गैस लिखा है यहाँ पे द्रव होगा, क्या होगा, द्रव। ठीक है, यहाँ पे भूरा लाल द्रव होगा, इसको आप सही कर लीजिएगा। तो क्या बता रहे थे कि फ्लोरीन जो होता है वो पीला रंग होता है, पीला होता है, क्लोरीन का हरा रंग होता है, ब्रोमीन का लाल भूरा होता है, और आयोडीन का बैंगनी और गुलाबी होता है, और एस्टीटीन जो है ये रेडियो एक्टिव सब्सटेंस मतलब एलिमेंट है। ठीक है, अगला प्रश्न है समांगी समांगीकरण क्या है। ठीक, समांगीकरण क्या है। दूध को ठंडा करके जमाना, दूध से वसा को निकाल लेना, दूध में उपस्थित वसा को छोटे छोटे कणों में बांटना, या उपयुक्त सभी। तो समांगीकरण क्या है, दूध में उपस्थित वसा को छोटे छोटे कणों में बांटना, दूध में उपस्थित वसा को छोटे छोटे कणों में बांटना, ये क्या है, समांगीकरण है। दूध एक पायस कोलाइड है, यह द्रव में द्रव का मिश्रण है, या द्रव में द्रव का मिश्रण है। ठीक, अगला प्रश्न है लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। बहुत अच्छा प्रश्न है, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। राज्यसभा के सबसे वरिष्ठ सदस्य, लोकसभा का अध्यक्ष, भारत के राष्ट्रपति द्वारा नामित एक सदस्य, या भारत के राष्ट्रपति। तो कौन करता है, आपका ऑप्शन नंबर बी, लोकसभा का अध्यक्ष। ठीक, लोकसभा का अध्यक्ष। तो लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं, लोकसभा का अध्यक्ष करता है। ठीक है, अगला प्रश्न है अब निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। गेहूं, धान लेग्युमिनेसी कुल का है, चना, मटर, अम्बेली, कौन सा जोड़ा सही है। ठीक है, गेहूं, धान लेग्युमिनेसी, चना, मटर, अम्बेली फेरी, आलू बैगन सोलेनेसी, सौफ धनिया ग्रैमिनी। 136, बहुत अच्छा प्रश्न है। इसका सही आंसर हो जाएगा जो आलू बैगन है, आलू और बैगन वो सोलेनेसी का है। आलू बैगन किसका है, सोलेनेसी का है। ठीक है, सोलेनेसी में ही आलू और बैगन आता है। आलू और बैगन किस में आता है, सोलेनेसी में। अब ध्यान दीजिएगा, अब बहुत ध्यान से सुनिएगा। देखिए क्रूसी फेरी एक होता है, क्रूसी फेरी, इसमें कौन आते हैं, फूल गोभी, पत्ता गोभी, मूली, सलजम। ठीक, सरसों वरसों आ जाएंगे। अगला है आपका कुकुरबिटेसी। ठीक, कुकुरबिटेसी में खरबूज, तरबूज, खीरा, करेला, परवर, लौकी ये सब आ जाते हैं। ठीक है, अम्बेली फेरी में गाजर और धनिया आता है। लेग्युमिनेसी में मटर, सेम, मेथी, सोयाबीन आता है। ठीक, अगला प्रश्न है 137 में क्या कह रहा है कि प्रकाश में विद्यमान किस रंग की चाल कांच से गुजरने पर सबसे कम होती है। बहुत अच्छा प्रश्न है, कह रहा है प्रकाश में विद्यमान किस रंग की चाल कांच से गुजरने पर सबसे कम होती है। कौन सा रंग, नीला, हरा, लाल, या फिर बैगनी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, बैगनी। कौन हो जाएगा, बैगनी। ठीक, विबग्योर एक्चुअली होता क्या है कि प्रकाश में विद्यमान बैगनी रंग की चाल कांच से गुजरने पर सबसे कम किसकी होगी, जो है बैगनी की। प्रकाश की चाल जो है तरंग दैर्घ्य के समानुपाती होता है। प्रकाश की चाल जो है तरंग दैर्घ्य के समानुपाती होता है। जिस रंग का तरंग दैर्घ्य जितना अधिक होगा उसकी चाल उतना अधिक होगी। ठीक है, तो लाल रंग के प्रकाश की चाल अधिक होगी और बैगनी रंग के प्रकाश की चाल उतनी कम होगी, क्योंकि बैगनी रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है, लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, और ये किस प्रकाश की बात कर रहा है, विबग्योर, किसका, विबग्योर का। ठीक, फिर अगला प्रश्न है 138 में कह रहा है भारत में सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली सबसे पहले खाली स्थान द्वारा शुरू किया गया। क्रिप्स मिशन, बेबल प्लान, रॉलेट एक्ट, या मार्ले मिंटो रिफॉर्म। 138, तो ये किससे शुरू हुआ है, मार्ले मिंटो रिफॉर्म। किससे शुरू हुआ है, मार्ले मिंटो रिफॉर्म से। ठीक है, फिर अगला प्रश्न है कैबिनेट मिशन वर्ष, बहुत अच्छा प्रश्न है, कैबिनेट मिशन वर्ष खाली स्थान में आया, कब आया, 1946, 1941, 1920 या 1943। तो कैबिनेट मिशन कब आया था, आप जो है 1946 में। ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक, 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया था। कैबिनेट मिशन ठीक भारत आया था। अगला प्रश्न है महात्मा गांधी ने ... में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सत्र की अध्यक्षता की है। तो कहाँ पे किए हैं, बेलगांव, कानपुर, मद्रास, या कराची। तो कहाँ पे किए हैं, बेलगांव में। कहाँ किए हैं, बेलगांव में। ठीक, अध्यक्षता कहाँ किए हैं, बेलगांव में। फिर अगला प्रश्न है परख नली में पानी शीघ्रता से गर्म होगा यदि परख नली को गर्म किया जाए। बहुत अच्छा प्रश्न है, परख नली में पानी शीघ्रता से गर्म होगा यदि परख नली को गर्म किया जाए। कैसे, एक तरफ से, बीच से, तली से, या ऊपर से। तो कहाँ से भैया,
जो है तली से, क्योंकि शीघ्रता से आपको गर्म करना है, तो कहाँ से हो जाएगा, तली से। कहाँ से, तली से। अब फिर अगला प्रश्न कह रहा है, वे प्राकृतिक पदार्थ जिनसे किसी तत्व का लाभ पूर्वक या मितव्ययता से निष्कर्षण किया जा सके कहलाते हैं। तो कौन सा हो जाएगा, अयस्क, लवण, गैंग या खनिज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अयस्क। सही आंसर अयस्क। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, डायमंड कांच काटने में काम आता है, इसका कारण है। डायमंड कांच काटने में काम आता है, इसका ठीक कारण है। क्या कारण हो सकता है, आप लोग बताइएगा। कठोरता या उच्च अपवर्तनांक या उच्च गलनांक या इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा हो जाएगा, तो डायमंड एक्चुअली सबसे कठोर होता है, सबसे कठोर होता है। इसकी यूनिट जो होती है वो मोह स्केल में होती है। ठीक है। तो डायमंड इसमें कठोरता हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका, ठीक, कठोरता। अब देखिए, डायमंड सबसे कठोर होता है, इसका मोह स्केल संख्या 10 होता है। मोह स्केल मतलब इसकी यूनिट होती है। डायमंड का अपवर्तनांक जो है 2.24 होता, सॉरी 2.42 होता है। और डायमंड जो है कार्बन का अपर रूप है, कार्बन का अपर रूप है। ठीक। फिर अगला प्रश्न है 144 में कह रहा है, तो ध्यान से समझिएगा। 144, 1866 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का गठन किस शहर में हुआ था। 144, पेरिस, कोलकाता, लंदन या सिंगापुर। तो कहाँ हुआ था ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन, नाम से लग रहा है भैया कहाँ होगा, लंदन में। कहाँ होगा, लंदन में। ठीक। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना दादा भाई नौरोजी ने किया था। दादा भाई नौरोजी ने इंडिया नाम का समाचार पत्र निकाले। दादा भाई नौरोजी लिबरल पार्टी के टिकट पर फिंसवारी से 1892 में कॉमन हाउस का सदस्य बनने वाले प्रथम भारतीय थे। ठीक है। आगे चलते हैं। पौधों में भोजन का परिवहन किस रूप में होता है। बहुत अच्छा प्रश्न है कि पौधों में भोजन का परिवहन किस रूप में होता है। सुक्रोज, फ्रक्टोज, ग्लूकोज और लैक्टोज किस रूप में होता है। तो 145 का आपका सही आंसर हो जाएगा सुक्रोज। क्या हो जाएगा, सुक्रोज। तो देखिए, पौधों में भोजन का परिवहन सुक्रोज के रूप में होता है। कार्बन कार्बन संयोग की अधिकता के कारण सुक्रोज अन्य शर्कराओं में अधिक अस्थायी होता है। इसके एरोमेटिक कार्बन परमाणु ऑक्सीकरण प्रभाव से सुरक्षित होते हैं। इसी कारण से ही सुक्रोज पौधों में कार्बोहाइड्रेट के परिवहन करने में उपयोगी होता है। ठीक है, सुक्रोज हो गया ना। फिर कह रहा है, जाइलम उत्तक द्वारा पादपों में जल और खनिज लवण का परिवहन जड़ से पत्तियों तक होता है। फ्लोएम उत्तक द्वारा खाद्य पदार्थों का परिवहन पत्तियों से पौधों के सभी अंगों तक होता है। ठीक, मतलब फ्लोएम भोजन का परिवहन करता है और जाइलम जो है जल और खनिज लवण का। अगला प्रश्न है, पीर पंजाल पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च चोटी कौन सी है। 146, पीर पंजाल का कामेट, नंदा देवी, इंद्रासन या काबरू। तो कौन सा है भैया, तो पीर पंजाल की सबसे ऊंची चोटी कौन है, इंद्रासन। कौन है, इंद्रासन। ठीक है। लघु हिमालय में पीर पंजाल, धौलाघर, महाभारत श्रेणियां आदि ठीक अंतर्गत आती हैं। लघु हिमालय में पीर पंजाल और बनिहाल दर्रे प्रमुख हैं। इंद्रासन इसकी चोटी है। ध्यान से सुनिएगा, ये लघु हिमालय की बात कर रहे हैं। लघु हिमालय में ही पीर पंजाल और बनिहाल दर्रा भी आता है। ठीक है। आगे अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत के केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित नहीं है। कोठारी आयोग, सरकारिया आयोग, पुंछी आयोग या राजा मन्नार समिति। 147 कौन है, तो भैया कोठारी आयोग इससे संबंधित नहीं है। ठीक। आगे है आपका 148। ठीक, पर्यावरण विभाग की स्थापना कब हुई। 148। तो भारत में पर्यावरण विभाग की स्थापना कब हुई, ऐसे आप समझिए। 1972, 1986, 1980 या 1992। तो भारत में पर्यावरण विभाग की स्थापना 1980 में हुई है। कब हुई है, 1980 में। ठीक है। 1985 से पर्यावरण विभाग को पर्यावरण और वन मंत्रालय कहा जाने लगा। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। प्रथम बार विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून 1974 को मनाया गया। ठीक है। ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है, 16 सितंबर को। और राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है, तो 14 दिसंबर को। ठीक, 16 सितंबर को ओजोन परत संरक्षण दिवस और राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 14 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि जो कपास की पैदावार में ... अच्छी होती है, क्या अच्छी होती है, काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, रेतीली मिट्टी या दोमट मिट्टी। तो इसको हम काली कपासी मिट्टी ही कहते हैं। मतलब ये कपास जो है वो काली मिट्टी से होता है। ऑप्शन नंबर ए
कौन हो जाएगा? काली मिट्टी। ठीक है। काली मिट्टी भारत में मुख्यतः महाराष्ट्र, गुजरात आदि राज्यों में मिलती है। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहते हैं। काली मिट्टी में जल धारण क्षमता सबसे अधिक होती है। काली मिट्टी में नमी अधिक रहने के कारण कपास का रेशा अधिक बेहतर बनता है। काली मिट्टी बेसाल्ट चट्टानों के टूटने फूटने से बनता है। काली मिट्टी में आयरन, चूना, एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम की बहुलता होती है। बहुत बता दिया। ठीक। काली मिट्टी का निर्माण लावा से निर्मित चट्टानों के अपरदन वो अक्षय से होता है। ठीक। और कौन है इसमें? जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्रफल भारत में सबसे अधिक है। इसमें पोटाश की मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है, लेकिन नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा ह्यूमस की कमी होती है। ठीक है। अगला प्रश्न और लास्ट प्रश्न, महाविस्फोट सिद्धांत बिग बैंग थ्योरी का प्रतिस्थापन किसने किया? थॉमस गोल्ड, जॉर्ज लेमित्रे, डॉक्टर एलन स्यूडोस या अल्बरूनी? तो महाविस्फोट सिद्धांत किसने दिया है भैया? किसने दिया है? जॉर्ज लेमित्रे। किसने दिया है? जॉर्ज लेमित्रे। ठीक है। महाविस्फोट सिद्धांत डॉपलर प्रभाव के सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है। महाविस्फोट सिद्धांत को विस्तारित निहारिका परिकल्पना भी करते हैं। कौन करता है? निहारिका परिकल्पना भी करता है। ये थे आपके 30 प्रश्न पर्यावरण के और 30 प्रश्न हिंदी से संबंधित थे।